जय हिंद दोस्तों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसको जानेंगे और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसका उल्लेख है, वर्णन है। ये आर्टिकल क्या कहते हैं, क्या प्रावधान है स्वतंत्रता से संबंधित हमारे संविधान में, उनको हम समझेंगे। और ये वीडियो आपको यूपीएसआई हुआ, लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, वन दरोगा का एग्ज़ाम, वन रक्षक का एग्ज़ाम, होमगार्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है कई एग्ज़ाम्स, और पैट वगैरह, उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण एक मौलिक अधिकार है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है। ठीक है साथियों, 6 प्रकार की स्वतंत्रता अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है। पहला पॉइंट ये है कि इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं और ये केवल नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है। ठीक है साथियों, एक और फैक्ट लिखिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले, ठीक है साथियों, ये जो आर्टिकल था ये हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता था। 7 प्रकार की स्वतंत्रता देता था, या आप कहिए कि 7 प्रकार के अधिकार अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से साथियों, जो संपत्ति का अधिकार था, 19(1)(f) एक इसका आर्टिकल था, उसको इस श्रेणी से हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे साथियों एक कानूनी अधिकार के तौर पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है साथियों, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप ध्यान रखिएगा कि ये था संपत्ति रखने, अर्जित करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। आज वर्तमान में, उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, आज वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। चूंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 से हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया है, और उसके लिए आर्टिकल 300 का है। ठीक है साथियों, अब एक एक करके इसमें जो स्वतंत्रताएं मेंशन है, वर्णन है, उनका हम जिक्र करते हैं। पहला अधिकार है साथियों वाक एवं, अब नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, मतलब बोलने की आजादी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी। आप अपने विचारों को बोलकर या किसी कला के माध्यम से या किसी और माध्यम से लोगों तक साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों। एक हेल्थी डेमोक्रेसी में आर्टिकल 21 के बाद मेरा मानना है कि आर्टिकल 19 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो लोकतंत्र को और मजबूती देता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ये 19(1)(a) में
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ठीक है, ये हमें बोलने की आज़ादी देता है, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता देता है। हम अपनी बात बोलकर किसी और माध्यम से या कला के माध्यम से रख सकते हैं। ठीक है साथियों, इस अनुच्छेद के माध्यम से और कई तरीके की स्वतंत्रताएं निकली हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हुआ साथियों। यानी कि अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो हमारे देश में जो मीडिया है वो खड़ी ही नहीं हो पाती। आज की डेट में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया को भी यही आर्टिकल ताकत देता है। आप देख रहे होंगे कि हम फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं खुद क्लास यूट्यूब के माध्यम से ले रहा हूं, तो आप आर्टिकल 19 का महत्व अपने जीवन में लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, और कुछ और इसमें अधिकार है कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है कि स्टेट आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आर्टिकल 19(1)(a) जो वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है वो इतना ही है। ठीक है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं एक साथ आपको बता दूंगा लास्ट में जब इस आर्टिकल को ख़त्म करूंगा। ठीक है साथियों, अब हम इसके दूसरे बिंदु पर चलते हैं साथियों। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। ठीक है साथियों, ये 19(1)(b) में आपका इस अधिकार का वर्णन है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार या शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। ये कहता है कि नागरिकों को ये अधिकार है कि वो बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है साथियों, चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि हमें ये महत्व समझ में ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये आर्टिकल हमें क्या अधिकार दे रहा है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। ये आपको एकत्रित होने का अधिकार दे रहा है, शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार दे रहा है। केवल इसका यही उद्देश्य नहीं है कि सरकार के विरुद्ध आप खड़े हुई शांतिपूर्वक उनकी नीतियों की आलोचना करिए। एक तो बिंदु है ये कि यहीं से अधिकार निकल के आया है कि आप सरकार के खिलाफ सरकार का विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ हड़ताल धरना दे सकते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि आप शादी समारोह में एकत्रित हो रहे हैं, ये अधिकार भी हमें इसी से मिला है। आप मान लीजिए पूजा स्थल पर एक बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है, ये अधिकार भी हमें इसी अनुच्छेद के तहत मिला है। मस्जिद में आप इबादत करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये अधिकार भी हमें इसी आर्टिकल के तहत मिला है। ठीक है, आप शांतिपूर्वक गैदरिंग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा, जो लगभग 1 साल तक चला था। 2022 में सरकार से मांग कर रहे थे किसान की एमएसपी का कानून लागू करिए। ठीक है, तो अगर ये अधिकार ना होता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अगर अधिकार ना होता, तो शायद किसान धरना दे ही नहीं पाते। तो आप समझिए ये आर्टिकल भी डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। पहला अधिकार हमने आपको अपनी बात रखने का अधिकार दे दिया, और दूसरा आप सामूहिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं, किसी प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें भी कुछ प्रतिबंध है, वो लास्ट में मैं एक साथ बताऊंगा। तीसरा इसमें जो आर्टिकल है साथियों, वो संगम या संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(a)(c)
हमारा ये जो आर्टिकल है 19(1)(c), ये नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो कोई संगठन बना सकते हैं। ठीक है, संगठन में आपका एनजीओ शामिल है, संगठन में आपका राजनीतिक दल शामिल हैं साथियों, संगठन में कोई व्यापारिक या व्यावसायिक संगठन शामिल है, जैसे अमूल जो सहकारी एक। ठीक है साथियों, कुल मिलाकर ये हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, संघ बनाने का अधिकार देता है। ठीक है साथियों, जो श्रम संगठन बने हुए हैं हमारे देश में, वो भी इसी अनुच्छेद से शक्तियां ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों, क्लब बने हुए हैं, क्लब बनाने का अधिकार हुआ। ठीक है, साझा फर्म बनाने का अधिकार हुआ। ये सारे अधिकार हमें आर्टिकल 19(1)(c) उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, बहुत सीक्वेंसली और क्रमबद्ध रूप से इन अधिकारों को हमारे संविधान में संहिताबद्ध किया है। पहला आपको बोलने का अधिकार दिया, दूसरा आपको सम्मेलन का अधिकार दिया, अब आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है साथियों, आर्टिकल 19 पूरी तरीके से नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को या अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, संघ बनाने का अधिकार है, ये इस आर्टिकल के तहत है, और इसमें संगठन में मतलब आप राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, कोई एनजीओ बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, साझा फर्म बना सकते हैं, और कोई व्यावसायिक संगठन भी आप बना सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, इसके अगले पॉइंट को समझते हैं। जो इसका अगला अधिकार है साथियों, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(d) में ये मेंशन है साथियों, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, ये कह रहा है अबाध कि भारत का जो नागरिक है वो भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से बिना रोक टोक जा सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको भारत के अंदर संचरण के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका मौलिक अधिकार है। जैसे कल्पना करिए साथियों, आप जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो आपको कई कागज़ दिखाने पड़ते हैं, वीज़ा दिखाना पड़ता है, एक निर्धारित समय तक ही आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अपने देश में आपको दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए या किसी और स्टेट में जाइए, वहाँ जाने के लिए आपको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बाधा नहीं है। अबाध आप बिना रोक टोक के देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे साथियों, कि ये जो अबाध संचरण है इसको कुछ विशेष परिस्थितियों में बैरियर लगाया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और ये बैरियर लगाया जा सकता है लोगों का हित और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के नज़रिए से। ठीक है, भारत में कई ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये जो अधिकार है, अबाध संचरण का जो अधिकार है नागरिकों को, वो नहीं मिलता है। उन एरियाज में कोई भी नागरिक नहीं जा सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, अंडमान निकोबार में एक ट्राइब रहती है, और एक कोई फॉरेनर व्यक्ति था, वो उस ट्राइब की कल्चर को समझने के लिए उनके प्रोहिबिटेड एरिया में एंट्री करता है। परिणाम स्वरूप वहाँ के कुछ लोग उसकी हत्या कर देते हैं, और उन ट्राइबल्स पे 302 के तहत कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो एरिया है वो
प्रतिबंधित था उस नागरिक को वहाँ जाने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कुछ बैरियर हैं आवाज़ संचरण में, वो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जिस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है उसमें ये ऑटोमेटिकली अधिकार आपका खत्म हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में, निवास का अधिकार। इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद है 19(1)(e). ठीक है साथियों, और ये 2 प्रकार के अधिकार देता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में चाहें तो अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं या स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्थायी रूप से निवास में ये बेसिकली टूरिज्म से संबंधित है कि आप घूमिए कुछ समय के लिए, एक पर्टिकुलर जगह पे रुकिए। दिल्ली और एनसीआर के लोग लगभग वीकेंड पे शिमला हुआ और ये ऋषिकेश और देहरादून जाते ही हैं हर वीकेंड पे लगभग। तो ये जो अधिकार उनको मिला है ये अस्थायी निवास के अधिकार के तहत मिला है। ठीक है साथियों, निवास का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है और उसके लिए आर्टिकल 19(1)(a) इस पर भी कुछ युक्त प्रतिबंध लगा सकती है हमारी सरकार। वो ये है, ट्राइबल एरियाज में, एसटी क्षेत्रों में आप निवास नहीं कर सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए भी ये प्रावधान था कि वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं। ट्राइबल एरिया हैं कहीं, वहाँ पे आप बिल्कुल, आपकी एंट्री बैन है उनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें ही अगला एक अधिकार है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। इसका जो आर्टिकल है 19(1)(g) है, ये नागरिकों को ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी मर्जी से कोई पेशा, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली इनकम और रोजगार से संबंधित है। आर्टिकल इसका ये है और ये कहता है कि पेशा और व्यवसाय शुरू करने का अधिकार नागरिकों को है। कल्पना करिए आप उस स्थिति की कि हमारा जो स्टेट है वो ये तय कर दे कि ये जो व्यवसाय है ये कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व होगा, ये वाला व्यवसाय है, ये पेशा है, ये कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व होगा। तो कैसी स्थिति होगी? आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। स्टेट उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। इसमें अपवाद साथियों कुछ इस तरीके से होते हैं कि व्यवसाय या पेशे के लिए वो योग्यता या तकनीकी योग्यता का नियम जरूर का नियम को इंट्रोड्यूस कर सकता है या उसके लिए लागू कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, जैसे MBBS बनना है अगर आपको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 12th बायोलॉजी से की हो, और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है अगर डॉक्टरी के फील्ड में तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने MBBS किया हो, PG करनी है। और अगर आपको M.Tech करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने B.Tech कर रखा हो, और B.Tech के लिए ज़रूरी है कि आप मैथ के स्टूडेंट रहे हो। तो ये कुछ तकनीकी योग्यताएं हैं, आप
स्वतंत्र हैं, नागरिक स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना व्यवसाय चूज कर सकते हैं और स्टेट उनमें कुछ तकनीकी या योग्यता संबंधी नियमों को लागू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आर्टिकल 19 था और हाँ, इसका एक हिस्सा रह गया, उसे मैं बताता हूँ कि इस आर्टिकल पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकारों की एक विशेषता होती है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इनको टेम्परेरी खत्म कर सकता है स्टेट या संसद कानून बनाकर इसमें बदलाव कर सकती है। ये अधिकार है केशवानंद भारती मामले के बाद से। और युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाकर तो इन्हें सरकार जब चाहे तब इन्हें अस्थायी तौर पर खत्म कर सकती है और उसके लिए देश की एकता और अखंडता पर अगर खतरा महसूस हो रहा है राज्य को, तब वो इन अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। राज्य की सुरक्षा यानी कि स्टेट की सिक्योरिटी का अगर मामला है, तब वो इन अधिकारों को समाप्त कर सकता है कुछ समय के लिए। न्यायालय की अवमानना, ठीक है साथियों, और पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था, इसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो सरकार इन आर्टिकल 19 में दिए हुए आर्टिकल्स को खत्म कर सकता है, धारा 144 लगा सकता है, डिटेन कर सकता है कुछ लोगों को, और जो सम्मेलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, उसको बंद कर सकता है, आपकी फ्री मूवमेंट को रोक सकता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 में कुल मिलाकर 6 तरीके के अधिकार हैं और ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे कुछ प्रतिबंध हैं और ये प्रतिबंध राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला मौलिक अधिकार देखते हैं। अगला मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 में है और ये कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कुल मिलाकर साथियों, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी है या जिसे दोषी करार दे दिया गया है, ठीक है, वो चाहे नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, हमारे संविधान ने उनको भी कुछ अधिकार दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया है और उसमें उसको दोषी ठहरा दिया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हमारे संविधान में अधिकार दिए हैं। और ये अधिकार क्या हैं? सबसे पहला अधिकार है इसमें साथियों, इसको आर्टिकल 20A आप समझिए कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून, पोस्ट लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये है कि अगर उदाहरण के तौर पे समझाता हूं मैं आपको, इसमें उदाहरण से समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आज कोई अपराध किया है, ठीक है, और जो कानून है उसमें वो अपराध के तौर पर दर्ज नहीं है और उसके लिए कोई कानून नहीं है, और भविष्य में सरकार ने उसी गतिविधि को अपराध के तौर पर घोषित कर दिया और उसमें सजा का प्रावधान कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, ये घटना होती है 20 दिसंबर 2025 को, और इसके लिए कानून बनाती है
1 जनवरी 2026 को कानून अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तब इस कानून को आधार बनाकर जो घटना पहले हो चुकी है उसमें सजा नहीं दी जाएगी। पोस्ट लॉ का मतलब यही है। ठीक है साथियों, कि सजा आप उसी स्थिति में देंगे जब जो एक्टिविटी हुई है, जो घटना हुई है, वो अपराध हो, कानून में दर्ज हो और उसके लिए एक सजा का प्रावधान हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप इसको समझे होंगे ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी कानून जो भविष्य में बन रहा है, किसी गतिविधि को वो भविष्य में अपराध घोषित कर रहा है, उसके लिए इतिहास में कोई अगर एक घटना हुई है तो व्यक्ति को दोषी, ना तो उसे दोषी ठहराया जाएगा ना उसे सजा दी जाएगी। ठीक है साथियों, दूसरा इसका एक हिस्सा ये है कि अगर कोई अपराध घोषित कर रहा है किसी गतिविधि को, कोई कानून मौजूद है, तो उस कानून में जितनी सजा है उससे ज्यादा आप सजा अपराधी को नहीं देंगे। ठीक है, पहला इसका जो हिस्सा है आर्टिकल 20 लिखिए इसे, पोस्ट लॉ, कोई भी कानून पूर्व से लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेप्शन ये रहता है साथियों कि ये जो फौजदारी कानून होते हैं उन पर ही लागू होता है। दीवानी जो सिविल लॉज होते हैं या जो दीवानी कानून होते हैं उनका नेचर रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है या उन्हें हम पिछले समय से लागू कर सकते हैं सिविल लॉज को, लेकिन फौजदारी कानूनों को हम पिछले समय से लागू नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका दूसरा हिस्सा है दोहरी क्षति नहीं। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है साथियों, एक अपराध के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं और एक अपराध के लिए केवल और केवल एक बार ही सजा देंगे। इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक अंधा कानून मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें अमिताभ बच्चन को एक ऐसे कार्य के लिए सजा हो जाती, एक व्यक्ति के मर्डर के संबंध में उनको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि वो आदमी तो जिंदा था। तब वो न्यायालय के सामने उसमें गोली मारते हैं, उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई इसकी हत्या के लिए तो मैं आजीवन कारावास की सजा पहले ही काट आया हूँ। तो दोहरी क्षति नहीं दी जा सकती, एक अपराध के लिए आप केवल एक बार ही सजा देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका तीसरा हिस्सा है इसका तीसरा हिस्सा ये है आत्म दोषारोपण के खिलाफ संरक्षण। मतलब स्टेट या स्टेट की एजेंसी अभियुक्त को उसके खिलाफ ही गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। यानी कि पुलिस ये अपराधी पर दबाव नहीं डाल सकती है कि किसी घटना में उसकी संलिप्तता है तो वो उस घटना में स्वयं साक्ष्य दे और अपने विरुद्ध गवाही दे। ठीक है साथियों, ये तीनों इसके प्रोविजंस हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 पहले इसको समझिए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ये नागरिक और विदेशी दोनों को मिला है। इसका पहला प्रोविजन कहता है कि कोई भी कानून पोस्ट लॉ इफेक्ट से लागू नहीं होगा। मतलब
पुराने समय से लागू नहीं होगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया ये। और ये केवल और केवल फौजदारी कानूनों पर लागू होता है। सिविल लॉज को हम पिछले समय से लागू कर सकते हैं। और दोहरी क्षति नहीं है, मतलब अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। उस अपराध के लिए 2 बार या 3 बार सज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं है। और आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। स्टेट की एजेंसियां आप पर ये दबाव नहीं बना सकती हैं कि आप अपने खिलाफ गवाही दें और साक्ष्य दें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला अनुच्छेद, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब फादर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं आप इसे। ये ऐसा अनुच्छेद है, आर्टिकल है कि ऑटोमेटिकली किसी ना किसी रूप में सभी आर्टिकल इसमें समाहित हैं। ठीक है साथियों, ये आर्टिकल कहता है किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि स्टेट किसी व्यक्ति को, पहले ध्यान रखिएगा ये नागरिक प्लस विदेशी दोनों लोगों को मिला है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति की को मृत्यु दंड या मान लीजिए उसके प्राण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस रहा, उसमें उसको फांसी की सज़ा होती है। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है, हमारे पास 302 के तहत बना हुआ एक कानून है, संस्थाएं हैं, वो फैक्ट चेक करती हैं। और जब हमें प्रॉपरली पता पड़ जाता है कि हाँ इस व्यक्ति की समाज के लिए उपस्थिति खतरनाक है, तब हम उसे फांसी की सज़ा देते हैं। यही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। हम मनमाने तरीके से ऐसे नहीं करते, अच्छा इसने इसका मर्डर किया इसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। प्रॉपर एक लॉ है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसके तहत ही हम उसके प्राण ले सकते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे नागरिक हो। ठीक है साथियों, इसमें थोड़ा सा चेंज आया था। विधि द्वारा स्थापित ये जो प्रक्रिया है, इसका आइडिया हमने जापान से लिया। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसकी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1978 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के, इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार के इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसकी आर्टिकल 21 की जो व्याख्या करने की स्थिति है, या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जैसे इसकी व्याख्या करती आ रही थी, उस व्याख्या को बदल देती है। बस व्याख्या को बदलती इतना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये शब्द अपनाने लगती है सुप्रीम कोर्ट बस। और ये जो आइडिया है विधि की सम्यक प्रक्रिया का, ये हमने यूएसए से लिया है। अंतर केवल इतना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जब आप इसकी व्याख्या कर रहे थे, उसका मतलब बस इतना होता है कि हाँ आपके पास एक कानून होगा और उस कानून का पालन करते हुए ही आप किसी व्यक्ति के प्राण छीन सकते हैं।
विधि द्वारा विधि की सम्यक प्रक्रिया में बस इतना अंतर आ गया कि कानून का भी आप समीक्षा करेंगे, क्या कानून मानवीय मूल्यों के आधार पर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, क्या इस कानून को बनाते समय संविधान की जो मूल भावना है उसको ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को साथ में रखा गया है कि नहीं रखा गया है। और इसी व्याख्या ने इस आर्टिकल से ढेर सारे और मौलिक अधिकार जन्म दिए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं साथियों, बेहद महत्वपूर्ण है ये। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे स्वच्छ पर्यावरण, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बद से बदतर स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, संसद में भी ये मुद्दा उठा है। निजता का अधिकार, ये भी बेहद जरूरी है साथियों। निजता का अधिकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या की है और ऑटोमेटिकली इसमें नए नए अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट जोड़ती चली गई है। बस व्याख्या जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर व्याख्या में बदलाव आया और बहुत से मौलिक अधिकार इसमें ऑटोमेटिकली जुड़ते चले गए। ठीक है, निजता का अधिकार, अभी आपने खबरें सुनी होंगी संचार साथी ऐप के बारे में, जिसे बाद में सरकार द्वारा विड्रॉल कर लिया गया है। ठीक है, और देखिए स्वास्थ्य का अधिकार साथियों, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार, देर से फांसी देने के विरुद्ध भी, मतलब देर से फांसी देना भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। विदेशों में यात्रा करने का अधिकार, यानी कि आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो ये भी आपका आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। थोड़ा सा एक पॉइंट और समझाऊंगा साथियों, जब 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बदली तो उसमें ये कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, इसमें ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गरिमा और सम्मान छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप उस स्थिति को समझिए जब कोई व्यक्ति गुलाम बनता है, ठीक है, या गुलाम बनाया जाता था, गुलामी की एक परंपरा रही है, स्लेव ट्रेडिंग का एक हिस्ट्री रही है ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। तब वो आदमी गुलाम था, हाँ, आप उसको मारा नहीं जाता था, लेकिन क्या उसका जीवन एक अच्छा जीवन था, सम्मानपूर्वक जीवन था? तो कुल मिला के बस आप उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्यक्ति को केवल जिंदा रहना ही जरूरी नहीं है, एक बेहतर जीवन जीने के लिए और बहुत सारे अधिकार चाहिए होते हैं जो उसकी गरिमा से और उसके सम्मान से संबंधित होते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद इसी को आधार बनाकर आर्टिकल 21 की व्याख्या की है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी में आप देखिए शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 कहाँ में दे रखा है, 21A में दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है, राज्य का ये दायित्व है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और ये राज्य पर दायित्व डालता है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करे। 86वें संविधान संशोधन 2002
2 द्वारा। ध्यान एक और करिए इसमें कि ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, ये केवल प्राइमरी एजुकेशन है, ना सेकेंडरी एजुकेशन है, ना हायर एजुकेशन है। यानी कि केवल प्राथमिक शिक्षा ही हमारे देश में आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि प्राइमरी एजुकेशन को कितना महत्व दिया गया है। ये माना गया है कि प्राइमरी या एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, एक बेहतर जीवन जी सके। इसका दूसरा मतलब ये है कि ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, वो सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कुल मिलाकर उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक दौर में गुलामों का या स्लेवों का होता था। ये बेसिक आइडिया है कि आर्टिकल 21 के तहत हमने प्राइमरी एजुकेशन को क्यों आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और फिर राइट टू एजुकेशन भी इसी के तहत आगे लागू हुआ, 2009 में अधिनियम बना। ठीक है, वो आगे डिटेल में बताया जाएगा आपको। तो आर्टिकल 21 ध्यान रखिएगा साथियों। अब आज के लिए अंतिम अनुच्छेद आर्टिकल 22 ये कह रहा है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है साथियों, इसको समझते हैं धीमे धीमे। जैसे कि गिरफ्तार, 2 तरीके से आप व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं। पहला तो एक अपराधी है, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी है, और एक संभावित अपराधी है। ठीक है, इसको डिटेन किया जाएगा। समझिए, 2 तरीके के होते हैं, एक अपराधी है और एक संभावित अपराधी है। ठीक है, तो जो अपराधी है उसको गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। ठीक है, आप उस व्यक्ति को किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं वो सूचना देंगे आप। उसको वकील करने का अधिकार है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो वकील आप करते हैं वो एक तरीके से आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत ही। ठीक है, और जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है किसी अपराध में, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मैंने क्या अपराध किया है, क्या मेरे ऊपर चार्जेस आपने लगाए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये होता है कि इसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने रखना होता है, सामने पेश करना होता है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होता है कि वो उसे 24 घंटे के बाद भी गिरफ्तार रखे या ना रखे। ठीक है, ठीक है साथियों, आप समझिए कि ये हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को ये अधिकार दे रहा है कि आप सूचित करेंगे क्या कारण है। उसके साथ साथ उसे विधि का परामर्श लेने का अधिकार है, उसको वकील करने का अधिकार है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें दूसरा प्रोविज़न ये है साथियों कि एक गिरफ्तारी होती है जिसे हम निवारक निरोध बोलते हैं, जिसे मैंने संभावित अपराध लिखा था। इसमें पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां आपको किसी भविष्य में होने वाली घटना या उस घटना की वजह से अगर कोई कानून व्यवस्था के सामने या देश की एकता और अखंडता के सामने अगर कोई समस्या या चुनौती उत्पन्न होती है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन में गिरफ्तारियां ली जाती हैं। वो गिरफ्तारियां इसीलिए ली जाती हैं कि एजेंसियों को ऐसा लगता है कि
अगर ये आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक चलता है तो इससे हमारे देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है, कानून और व्यवस्था के सामने चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे होते हो वो अपराधी नहीं होता है, लेकिन उसकी पब्लिक अपीयरेंस से या वो जो गतिविधि कर रहा है उससे देश की एकता और अखंडता के सामने चुनौती पेश हो सकती है, और देश की एकता और अखंडता से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो निवारक निरोध का जो अधिकतम समय है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने बिना किसी सूचना के आप व्यक्ति को डिटेन करके रख सकते हैं, और उसके बाद अक्सर इतने लंबे समय तक किसी को डिटेन नहीं किया जाता है बिना किसी सूचना के। ज़्यादातर पॉलिटिकल मामलों में इसका यूज़ किया जाता है इस आर्टिकल का, और कुछ देर रखते हैं साथ में और उसके बाद उनको वापस छोड़ दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा आज हमने ये सारे आर्टिकल देखे स्वतंत्रता से संबंधित, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 22। ठीक है, मोटी मोटी आपको समझ मिली होगी कि ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलेंगे। जय हिंद साथियों।